हम आते हैं कमेंट्रीज पे। आपको कल बताया था कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट होता है। तो कमेंट्री का मतलब है एक सिंगल इंटरप्रिटेशन। अगर सिंगल इंटरप्रिटेशन किसी भी स्मृति की, किसी भी टेक्स्ट की निकल कर आ रही है तो इट इज नोन एज द कमेंट्री। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट जो होते हैं वो होता है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। एक सिंपल चीज का मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो गया तो उसको कह दिया डाइजेस्ट। ओके, अब कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट जो थे वो बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन थे। जो भी वेदास थे, जो भी स्मृति थी, अब वो एक रिटन फॉर्म में हो गई। अब लोगों ने इसको स्टडी करना शुरू किया क्योंकि स्कॉलर्स दे नेवर स्टॉप। आज के समय में भी इतने सारे स्कॉलर्स हैं जो तरह तरह की थ्योरी दे रहे हैं जिसको आगे आने वाली जनरेशन पढ़ने वाली है। तो स्कॉलर्स ने क्या किया, इनको स्टडी किया, इन वेदास को स्टडी किया, इन स्मृतिज को स्टडी किया। अब उन्हें लिखनी थी अपनी कमेंट्री। जैसे मैंने आपको बताया मुल्ला कमेंट्रीज लिखते हैं। आप देखेंगे कमेंट्रीज ऑन हिंदू लॉ, चूंकि अभी हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं, तो मुल्ला की कमेंट्रीज बहुत बढ़िया है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो भी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट थे, जो भी एग्जिस्टिंग सोर्सेस थे, उनको पढ़ के कंपाइल किया। उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन अपनी समझ के अनुसार उसको कंपाइल किया। सो इट इज द कमेंट्री एंड द डाइजेस्ट। तो वेदास आर नॉट पॉजिटिव लॉ, इट इज द रियलिटी कि जो वेदास हैं वो हमेशा सही लॉ नहीं बताएंगे। पैरामाउंट सोर्स तो है लेकिन वो पॉजिटिव सोर्स नहीं है, वो एब्सोल्यूट सोर्स भी नहीं है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनको अलग कर देंगे, बिकॉज वेदास एक सीरीज थी जिसने हमें बताया कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे दो ऑप्शन निकल कर आते थे, या तो आप वेदास को बिल्कुल ही अलग कर दे, रिडंडेंट मान दे, या फिर आप उसको आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करके उसको हार्मोनाइज कर ले। तो लोगों ने कहा दूसरी बात सही है, यही सही तरीका होना चाहिए, बिकॉज हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारी रूट्स क्या थी, वो हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो अब उसको हार्मोनाइज करने के लिए कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट को लेकर आया गया। तो चेंजिंग नीड थी, रिक्वायरमेंट था ऑफ द चेंजेस एंड इंटरप्रिटेशन, तो वो किया गया कमेंट्रीज के जरिए। देयर वर कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन विथ रिगार्ड्स टू वेरियस लॉज एंड विथ रिगार्ड्स टू द वेरियस टेक्स्ट्स अवेलेबल। किसी ने कहा मनुस्मृति बहुत सही लग रही मुझे, किसी ने कहा मुझे नारद स्मृति सही लग रही, ज्यादा लिबरल है। अब क्या करते, लड़ाई झगड़े तो करने नहीं थे, कुछ तो उसको हार्मोनाइज तरीके से। आप भी आज देखिएगा हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हम क्यों पढ़ते हैं, उसमें हमें बताया जाता है कि इट्स कंप्लीटली फाइन कि जो दो लेजिस्लेशंस हैं या दो प्रोविजंस हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करेंगे, हो सकता है देखने पे, बट लॉ कभी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है। इट्स ऑलवेज हार्मोनाइजिंग। आपको उसको हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है, आपको उसमें एक प्रॉपर हार्मोनाइजेशन करना पड़ेगा। हम पढ़ते गोल्डन रूल, ये रूल वो रूल, सब iOS में हम पढ़ते हैं, तो वो रूल भी वहीं से चले आ रहे हैं। देखिए कमेंट्रीज ने कहा कि हम उसको हार्मोनाइज करेंगे, हम आज की सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग इसको इंटरप्रेट करेंगे, और वो आज भी हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवरी नाउ एंड देन उसको हार्मोनाइज करने की कोशिश करता है। अगर कहीं पे भी उसको कंफ्लिक्ट दिखता है या लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कंफ्लिक्ट की सिचुएशन है, तब कोर्ट्स कम इनटू प्ले एंड दे टेल यू नो, वी आर गोइंग टू हार्मोनाइज दिस थिंग, कंस्ट्रक्ट वी विल इट इन दिस वे कि यू विल सी कि इट इज हार्मोनाइज्ड एंड नथिंग इज कॉन्ट्रडिक्टरी। लूप होल्स हो सकते हैं बट कोई लॉ, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये यहां से चला आ रहा है। अब कमेंट्रीज जो हैं ये सैक्रेड टेक्स्ट और स्मृतिज पे लिखी गई हैं। क्यों लिखी गई हैं? ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए। जब आप भारत का नक्शा सर्च करेंगे जिसको बोला जाता था अखंड भारत, अक्सर दे रिप्रेजेंट इट इन भगवा कलर एंड ऑल, कि अखंड भारत इस तरीके का हुआ करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सर्टेन पार्ट्स ऑफ नाउ विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल एज ऑफ नाउ और विल नेवर बी इन अवर कंट्रोल, तो उनको पहले अखंड भारत का, या बोला जाता है ना जो इंडस वैली के आसपास जो भी बसे हुए थे उनको एक सिंगल यूनिट माना जाता था। अब कोई उसको कोई नाम दे दे, हमने उसको अखंड भारत का नाम दे दिया, ये कोई डिबेटेबल इशू नहीं है, बट मैं आपको एक नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूं। तो ये जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे जो अलग अलग बटे हुए थे, वहां पे सब जगह नॉलेज जा रहा था।
जैसे जैसे ट्रैवलिंग बढ़ती गई, यहां से वहां जाने के सोर्स बढ़ते गए, नाव के जरिए, बैलगाड़ी के जरिए, घोड़े के जरिए, तो लोग यहां से वहां जाने लगे। अब वो अपना नॉलेज भी लेके जाने लगे। किसी ने बंगाल में जाके कुछ कहा, वहां पे उन्होंने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, वहां बन गया बंगाल स्कूल। वहां पे बनारस चला गया कोई, उन्होंने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, वो बन गया बनारस स्कूल। मिताक्षरा बन गया। कहीं पे चले गए साउथ में, वहां द्रविड़ स्कूल बन गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जहां जहां लोग जाते गए, लोगों ने उन्हें सुना, समझा और अपनी थॉट प्रोसीजर उस तरीके से ब्रॉडन अप करी। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग स्कूल हैं। मिथिला स्कूल, बिहार चले गए, वहां मिथिला स्कूल बन गया। वहां पे किसी और ने कुछ और तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। दिस इज वाई वी हैव डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट आइडियोलॉजी, जिसमें से दो मेन है, मिताक्षरा एंड दया भगा। अब जो दया भगा और मिताक्षरा स्कूल हैं, इसमें अलग अलग बातें की गई हैं, जिसका जो सोर्स है बेसिकली वो स्मृतिज, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया ना, रिसर्च पेपर लिखते हैं, आप सभी लोगों की जो विचारधारा है उसको पढ़ते हैं। रिसर्च का क्या मतलब है? रिसर्च, फिर से सर्च करो उस चीज को। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, नोबडी इज राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट अबाउट द हार्मोनाइजिंग थिंग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो मेधातिथि, मिताक्षरा, दया भगा, इन सब ने धीरे धीरे कमेंट्रीज करी, जिसको हम बोलने लगे स्कूल्स और दी थॉट्स। क्योंकि ये ऐसी कमेंट्रीज एंड स्कूल्स थे जिससे लोगों ने ज्यादा रिलेट करा, लोगों ने उसको अपने आचार विचार में ज्यादा लेकर आए, इसलिए ये आज के समय में भी इनको हम रेफर करते हैं। एंड व्हेन आई टेल यू द हिंदू लॉ इज नॉट फुली कोडिफाइड, तो बाय दैट आई मीन कि कई ऐसे थॉट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कोडिफाइड तो नहीं है लेकिन उनको माना जाता है। जैसे फैमिली पार्टीशन का आप एक एग्जांपल लीजिए। फैमिली पार्टीशन पे ना कोई सेट ऑफ रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, आपने देखा होगा कि दादाजी बैठे होते थे, ताऊ जी आ जाते थे, चाचा जी और आपके पापा, तो वो लोग बैठ के, या बुआ अगर आनी होती थी तो सब लोग बैठ के एक डिसीजन लेते थे, अच्छा ये वाला हिस्सा इसके पास जाएगा, ये उसके पास जाएगा। इस पे कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं था, कोई जज आके उनको नहीं बता रहा था, कोई डायरेक्ट उनके सामने नहीं रखा था, लेकिन दिस अथॉरिटी वाज गिवन टू देम बाय सच स्कूल्स। मिताक्षरा, दया भगा, वहां पे जो भी वहां पे एप्लीकेबल था स्कूल, अगर वो नॉर्थ में थे तो मिताक्षरा वहां पे एप्लीकेबल होगा, साउथ में थे द्रविड़ा होगा। तो इस तरीके से वो डिवाइड कर लेते थे। तो ये आज भी होता है, आज भी फैमिली पार्टीशन एंड फैमिली अरेंजमेंट, सेटलमेंट इज समथिंग जिसमें कोई भी कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, पर्सनल मैटर है फैमिलीज का। अब ये जो डाइजेस्ट थे, ये अभी बताया डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, तो वो डाइजेस्टिव या डाइजेस्ट उनको हम बोलते हैं। बाकी अगर सिंगल है तो उसको हम कमेंट्रीज बोलते हैं। अब इनकी नीड क्या थी? नीड इसलिए थी क्योंकि सोसाइटी चेंज हुई, रूल्स तो चेंज नहीं हुए और वो बहुत ज्यादा रिडंडेंट, आउटडेटेड होते चले गए, तो उनको चेंज करना था, उसमें रिफॉर्म लाना था। देन नाउ कमिंग टू कस्टम्स। कस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज भी आप देखेंगे तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें हम देखते हैं कि जो शादी के लिए सेरेमनीज लिखी हुई हैं उसमें कस्टम्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। कई बार आप देखते हैं, आपने सुना है सप्तपदी, जिसको लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं 7 फेरे से। सप्तपदी का मतलब होता है 7 स्टेप्स। अब कोई बोलते हैं अग्नि के अराउंड लो, कोई बोलते हैं कि ऐसे ही ले लो। जैसे कि बौद्ध धर्म में वो व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करके वो अपनी उस तरीके से शादी करते हैं। कहीं पे होता है कि लाल कलर के कपड़े पहन के किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। सिख धर्म में आप देखेंगे आनत करज होता है, वहां पे 4 फेरे वो लोग लेते हैं। साउथ में सर्टेन प्रैक्टिसेस आर देयर जहां पे सिर्फ गार्लैंड्स को एक्सचेंज करके हो जाता है। कहीं पे बोलते हैं कि सिंदूर भरना है मांग में, वहां पे शादी होगी। तो ये क्या है? ये कस्टम्स हैं अलग अलग जगह के। अब जब बात करते हैं हम कस्टम की, तो हमेशा याद रखिएगा कस्टम इज समथिंग जो कि कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्म और अनइंटरप्टेड होना चाहिए। कई सालों से कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस में है। अगर आज मैं जाके बोलूं कि मैं तो इस पर्टिकुलर तरीके से शादी करना चाहती हूं और ये वैलिड है, कोर्ट कहेगा वाई, मैं बोलूंगी कस्टम है, तो आई हैव टू प्रूव इट। उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं। पहला तो कॉन्टिन्यूस चला आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, हर लॉ का सोर्स ही यही है कि अगर कस्टम्स हैं
तो उसकी कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए सालों से, जैसे 2000 साल से, 3000 साल से, 200 साल से। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले ये कस्टम हमने शुरू किया है, वो आज कस्टम नहीं हो सकता, आगे चल के बन जाए। तो कस्टम कभी भी कॉन्टिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड होते हैं। जैसे सती प्रथा था, वो भी एक कस्टम था, उसको इंटरप्ट कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया, और वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो उसको इंटरप्ट कर दिया तो वो खत्म हो गया। अब आप उसको दोबारा से शुरू करेंगे और कहेंगे वो तो कस्टम हुआ करता था, 4000 सालों तक वो कस्टम में था। डजंट मैटर, दैट वाज इंटरप्टेड वंस एंड नाउ इट इज नॉट अ गुड कस्टम एनीमोर। सो हमेशा याद रखिएगा यूनिफॉर्म भी होता है। अब यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड में वो यूनिफॉर्म है। नो लॉ इज यूनिफॉर्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वी हैव गिवन स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर वंस, वहां पे उस समय वैसी नीड्स थी तो उनको वैसा स्पेशल स्टेटस दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पे सर्टेन स्टेट्स हैं, उनको अलग तरीके का प्रोटेक्शन है। तो यूनिफॉर्मिटी की बात मैं इस तरीके से नहीं करी कि हर जगह लोग उसको मान रहे हैं, बट यूनिफॉर्म का ये मतलब है कि अगर एक कम्युनिटी है, अगर मैं बोलूं पारसीज की कम्युनिटी है, तो उनकी कम्युनिटी कौन सी प्रैक्टिसेस को करती आ रही है। जैन धर्म है, वहां पे उनकी कम्युनिटी कौन सी प्रैक्टिसेस को अब तक करती आ रही है। उनकी शादी में भी फेरे होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ कुछ वो चीजें ऐसी रखते हैं, उनकी पावन जो भी उनके चीजें होती हैं उनको रखते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से होने लगती है चीजें। अब कस्टम का यही मतलब है कि पहले तो कॉन्टिन्यूअस है वो, आप ये 3 चीजें याद रख लीजिएगा, यूनिफॉर्म है एंड अनइंटरप्टेड है। इसके बाद अगर वो किसी लॉ के वायलेशन में है तो वो कभी भी एक अच्छा कस्टम नहीं होगा, वो खत्म कर दिया जाएगा। जैसे कि बाईगैमी कस्टम था पहले, बाईगैमी क्या पॉलीगैमी कस्टम था, लेकिन जैसे ही आईपीसी में उसे पनिशेबल किया गया, इट इज नो मोर अ कस्टम, इट इज अ माल प्रैक्टिस, इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू एनी मोर, यू विल गेट पनिश फॉर द सेम। तो कस्टम्स के ना कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनका फुलफिल किया जाना है, तो इसको बोलते हैं पेरेंट ऑफ ऑल लॉज। कस्टम और लेजिस्लेशन में क्या प्रिवेल करेगा बताइए। आर्टिकल 13 पढ़ा है आप लोगों ने? लॉज की बात करता है। अगर कोई लॉज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद इन वायलेशन और इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनको अबॉलिश किया जाएगा। लेकिन कस्टम अनटच्ड है। व्हाई? बिकॉज कस्टम जो है बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की भी बात होती है। तो कस्टम जो है, अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज को वायलेट नहीं कर रहे हैं, अगर उनको किसी लेजिस्लेशन में रिकॉग्नाइज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज अ सेट लॉ। जैसे कि हम शादी के मैटर में बोलते हैं ना, मैरिज में कस्टम्स होते हैं, सर्टेन कस्टम्स होते हैं, तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन अगर कस्टम लेजिस्लेशन में नहीं है और फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, देन ऑल्सो इट कैन प्रिवेल अनटिल एंड अनलेस वो किसी दूसरे लॉ का वायलेशन नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको पॉलीगैमी का एग्जांपल दिया, बाईगैमी का दिया। जैसे आप मुस्लिम्स में देखिए, पॉलीगैमी इज स्टिल अलाउड। व्हाई? बिकॉज वो उनका कस्टम है और वो कोई दूसरे लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है। आईपीसी ने कहा है कि ये जो है बाईगैमी, इट इज प्रोहिबिटेड। व्हाई? क्योंकि ये हिंदूज के लिए स्पेसिफिकली कहा है कि हिंदूज बाईगैमी नहीं कर सकते, मुस्लिम्स कर सकते हैं। इट इज अलाउड क्योंकि उनके पर्सनल लॉज है, वो उनके कस्टम है। तो sometimes customs prevail and sometimes the legislation। अगर कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन ने कह दिया कि ये जो कस्टम है इट इज अनटच्ड, इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रिवेल, सो दैट इज गोइंग टू प्रिवेल नेवरदलेस। ओके, तो इस तरीके से हार्मोनाइज हमें करना है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि सेट प्रिंसिपल ही है, लेकिन हार्मोनाइज हमें उसे करना होगा। हाँ, हाँ, इट इज रॉन्ग। अब उसको हमें देखिए, उसमें ना लॉ में कुछ लूप होल है ना। हमारे पास जो है, हमने लॉ बना दिया, हमने कह दिया आईपीसी में स्पेसिफिकली कह दिया कि बाईगेमी इज प्रोहिबिटेड अंडर हिंदूज, तो इट इज प्रोहिबिटेड। मुस्लिम्स में कहां लिखा है कि इट इज प्रोहिबिटेड? कौन सा लेजिस्लेशन आपको बता रहा है? वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए वो सिस्टम स्टार्ट हुआ था जी, उस समय वॉर्स रहती थी, तो
हाँ माइग्रेशन में रहती थी, that is totally understandable by that time. जी, By today's आप तो डिस्प्यूट कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल करेंगे, अभी चेंज होगा। हटाया था, वो भी कस्टम था, बट उसको क्या, अगर आप देखेंगे तो उसको पहले ही एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि ट्रिपल तलाक जो है इट इज अ बैड रूल। तो उसको रेफरेंस पे लेते लेते फिर वो बात आई गई सी हो गई थी, उसको फिर से वापस लेकर आया गया। तो सबसे पहले अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है ना कि जो ये पॉलीगैमी इन मुस्लिम्स, इट इज नॉट अ गुड रूल, इट शुड बी प्रोहिबिटेड। तो सबसे पहले आपको उसमें मुस्लिम लॉ में पॉलीगैमी को रिकॉग्नाइज करना होगा और पहले मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करना होगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप बोलेंगे कि सी दिस इज दिस लेजिस्लेशन, दिस इज द मुस्लिम लॉ। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, एक बेयर एक्ट है आपके सामने मुस्लिम लॉ का, उसमें लिखा है कि पॉलीगैमी इज अलाउड। अब क्या करेंगे, आप लेके जाएंगे उसको, जो विमेन है वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के तहत लेके जाएंगी। कोर्ट बोलेगा कहां लिखा है, वो बोलेंगे देखिए उस लेजिस्लेशन में लिखा है कि पॉलीगैमी इज अलाउड। तो अब जो है वो फंडामेंटल राइट्स के तहत कोर्ट उसको क्या करेगा, वो बोलेगा कि नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस मुस्लिम लॉ का दिस प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ पा रहा, तभी तो वो अपने लॉज को कोडिफाई नहीं कर रहे हैं। यू सी दिस थिंग। हाँ हाँ वही, वो करेंगे ही नहीं, कोडिफाई नहीं करने वाले, बिना कोडिफिकेशन के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। बट उसका आप अभी समझे नहीं ना, मैंने आपको क्या बताया, फंडामेंटल राइट्स में आप आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, उसने कस्टम को अलग छोड़ रखा है, क्योंकि उस समय की नीड के अनुसार अगर वो कस्टम्स को छेड़ते तो वो जो देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे फिर डिवाइड हो जाता। तो अभी धीरे धीरे रिफॉर्म आएगा ना, धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये चीज गलत है, कहीं पे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको कोडिफाई करना पड़ेगा ऐसी प्रैक्टिसेस को। ट्रिपल तलाक का आप जजमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें पहले से उस चीज को मना किया है, उसको कोडिफाई किया गया था कि ट्रिपल तलाक हो सकता है, तब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। नहीं होता कोडिफाई तो वो अभी भी प्रैक्टिस में होता, और भी सर्टेन उसके एस्पेक्ट्स थे। अभी आपने मूवी देखी है आर्टिकल 370, देखिएगा उसमें किस तरीके से पहले चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया, फिर उसको सही गलत माना गया। हाँ जी होता है। हाँ उसके बाद एक एक्ट के अंदर उसको कंक्रीट कर दिया। अगर हम वक्फ एक्ट को मतलब मान लीजिए डिलीट हो गया या रिमूव हो गया तो क्या वक्फ बोर्ड भी डिलीट हो जाएगा? हो सकता है, पहले आप उसको कोडिफाई करेंगे तभी आप देख रहे हैं। हाँ अब उसको उसके ऊपर देखो, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो कैसे होगा, ऑब्जेक्शन किसी को उठाना होगा। वक्फ बोर्ड का भी कोई रीजन है, जैसे उसको ऐसा बोल दिया जाता है कि इट इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एल्डरली पीपल, इट इज फॉर द विमेन जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, तो सर्टेन पर्पसेस उनके पास भी हैं। दिस इज व्हाई इट इज स्टिल गोइंग ऑन, इट इज स्टिल सबसिस्टिंग। तो यहाँ पे आप देखिए लॉ में ऐसे लूपहोल्स आपको मिलेंगे कि कस्टम्स जो है जब तक आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ना, आप उसको रिपील कैसे करेंगे। अब वो चला आ रहा है, लॉ बोलेगा कि ठीक है कस्टम को तो हम टच नहीं कर सकते, कोर्ट्स बोलेंगे, तो इसीलिए उसको पहले आपको लेजिस्लेशन के फॉर्म में कोडिफाई करना होगा। एंड पॉलीगैमी इन मुस्लिम्स बीइंग वन, वो शायद आगे आने वाले समय में होगा, अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए लॉज में ना बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडाज भी होते हैं, पॉलिटिक्स है लॉ में, जो भी सर्टेन चेंज होते हैं वो बोर्ड बैंक पे भी डिपेंड करता है, कब किसको कौन सा मुद्दा लेकर आना है ना, वो बोर्ड्स पे डिपेंड करता है। तो वो अभी क्यों नहीं छुआ गया, कब उसको टच किया जाएगा, वो बात की बात है ना। अब तो ये कस्टम जो है, इवन स्मृतिज हैव गिवन रिकॉग्निशन टू दी कस्टम्स, वेदास ने भी कस्टम्स को रिकॉग्निशन दिया है, एंड इन्होंने सर्टेन कस्टम्स को जो कि उस टाइम पे प्रिवेल कर रहे थे अपने अंदर इनकॉर्पोरेट भी किया है। नाउ असेंशियल क्या होते हैं कस्टम्स के, तो ये एंशिएंट होना चाहिए। मैं अगर बोलूं कि आज एक चीज कस्टम बन गई है, तो ऐसे कस्टम नहीं बनेगा। 2 दिन बाद में जाके बोलूं कोर्ट में तो कस्टम मैंने बना दिया, वो बन गया। कोर्ट बोलेगा कि एसेंशियल कंडीशन फुलफिल हुए, मस्ट बी एंशिएंट, नो इट इज नॉट एंशिएंट। देन मस्ट बी रीजनेबल एंड सर्टेन, यस रीजनेबल एंड सर्टेन होना चाहिए। जैसे पहले क्या था, कस्टम था कि क्या कहा जाता था कि आप अपनी ही कास्ट में शादी करेंगे, तो इसके लिए भी कस्टम, मतलब जो ये कस्टम था इसको अबॉलिश करने के लिए भी एक एक्ट लाया गया था, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसको अबॉलिश किया गया कि नहीं सगोत्र मैरिज कई अभी भी प्रोहिबिटेड है। कई लोग बोलते हैं आप सगोत्र मैरिज नहीं करेंगे। पहले हिंदुइज्म में
डिफरेंट कास्ट में शादी करने ही नहीं देते थे। बहुत ज्यादा उस चीज को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होती थी सोसाइटी में। तब उसको माना गया कि ये तो सही कस्टम नहीं है। अब क्या, अब तो इंटर रिलीजन मैरिजेस भी हो रही हैं। सेम सेक्स मैरिज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पीपल आर गेटिंग मैरिड इवन दो दे आर ऑफ द सेम जेंडर, दे आर ट्राइंग टू गेट देयर सर्टेन सिविल राइट्स विद रिगार्ड्स टू द मैरिज एंड ऑल। तो इस तरीके से देखो सोसाइटी कितना चेंज हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे ये जो रीजनेबिलिटी और सर्टेनिटी आती है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। क्या चीज रीजनेबल होगी, क्या चीज सर्टेन होगी, ये अगेन डिपेंड करता है। और जो भी कस्टम को वहां पे जाके बोल रहा है ना ये कस्टम है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दैट पर्सन ओनली, कि वो प्रूव करे कि ये रीजनेबल है, ये उनकी प्रैक्टिसेस के लिए असेंशियल प्रैक्टिस है, ये उनकी जरूरी है, ये उनके फेथ को आगे कैरी ऑन करने के लिए पर्टिकुलर कस्टम जरूरी है। अब बात करते हैं मस्ट बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी मैंने बताया कि जरूरी नहीं है पूरे विश्व में यूनिफॉर्म हो, बट एक कम्युनिटी के बीच में वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने इस कस्टम को अलग तरीके से करा, किसी ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा और हमने कहा कि ये कस्टम है, ये कस्टम है। नहीं, जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं होगा कस्टम नहीं बनेगा। ऑब्लिगेटरी एंड ऑब्जर्व्ड कॉन्टिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन। ऑब्वियसली कहीं इंटरप्शन आ गया वो कस्टम नहीं रहेगा। शुड नॉट बी इमोरल और अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई और एक्ट ने उसको इमोरल घोषित कर दिया या उसको ऐसा बोल दिया कि ये सही लॉ नहीं है, तो वो कस्टम नहीं रहेगा। अब आपको पता है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया पॉलीगैमी का, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि वो गलत चीज है, उसको अबॉलिश किया जाना चाहिए। वहीं पे एक और एग्जांपल है प्रोस्टिट्यूशन। हो रहा है, लोगों को पता है देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, उसके रिगार्डिंग तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं, एक्सेप्ट इन वन केस। हाँ, एक्सेप्ट इन वन केस। नहीं, इमोरल ट्रैफिकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोस्टिट्यूशन आप देखिए कि प्रॉपर ना प्लेसेस होती हैं, ब्रॉथल्स होते हैं। अब उस पर आप बोलेंगे यार ये तो गलत चीज है, इस पे कोई लॉ क्यों नहीं है? नहीं है, कस्टम में चला आ रहा है वो अभी भी। पहले उसको प्रोस्टिट्यूशन को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एक सिनेरियो में प्रोस्टिट्यूशन इज प्रोहिबिटेड, अगर कोई उसको पर्सनल स्पेस में कर रहा है, पर्सनली कर रहा है, तो दैट इज पनिशेबल। कि जैसे अगर कोई पर्सन है वो अपने घर में प्रोस्टिट्यूशन को कैरी ऑन कर रही है, लोकेलिटी में है, तो दैट इज प्रोहिबिटेड। बट अगर एक प्रॉपर कंसर्न ब्रॉथल है, आपको पता है कि वहां पे क्या क्या चल रहा है, छोटी छोटी लड़कियों को लेके जाया जा रहा है, कई बार लोग अपनी विश के बिना वहां पे जाते हैं, उनको वहां बेच दिया जाता है, फिर भी वो चल रहा है, कुछ नहीं है उसके लिए, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कस्टम चला आ रहा है वो, तो उसको भी हमें प्रोहिबिट करना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी की जाएंगी, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे पहले उसका रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है। अब हमने स्मृतिज में भी पढ़ा कि जैसे वहां पे ना रिकॉग्नाइज करा गया कि शूद्रास को, विमेन को सर्टेन राइट्स मिलने चाहिए। और बात करें अगर राइट्स की, तो अब जाके मिले हैं। 70-80 साल पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब प्रॉपर राइट्स मिले, उसका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाया है। धीरे धीरे करके अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, सिविल राइट्स एक्ट निकल कर आए। तो आप देख रहे हैं, रिकॉग्नाइज करना और उस चीज को अचीव करना दो अलग अलग चीजें हैं। हम और आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करें ये गलत कस्टम है, अब वो गलत होगा कैसे? जब उसको लॉ बोलेगा ये गलत है, उसको लॉ जब प्रोहिबिट करेगा, तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होगी चीजें। अब बात करते हैं कस्टम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। फैमिली भी हो सकते हैं, कोई फैमिली के अपने कस्टम्स हो सकते हैं, कुछ जनरल कस्टम्स हो सकते हैं और कुछ लोकल एरियाज में हो सकते हैं। अगर फैमिली भी ये चीज प्रूव कर दे, जैसे आई वेंट टू अ वेडिंग एंड दे वर हिंदूज, बट उनके में कहा गया कि हम लोग फेरे नहीं लेंगे, तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अवेयर, आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट बैक देन, और मैंने ये पढ़ा था कि 7 फेरे लिए बिना तो कोई शादी वैलिड होती ही नहीं है। मुझे इतना नहीं पता था कि कस्टम्स भी होते हैं। तो वहां पे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बताया था कि उनकी फैमिली में पिछले कई साल से, जब से उन लोगों का बर्थ हुआ, जब से वो जानते आ रहे हैं, किसी ने कभी फेरे लिए ही नहीं, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब उनकी फैमिली में कोई फेरे ले रहा था तो उसकी डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ उसके पीछे की रीजनिंग थी। तो अगर फैमिली कस्टम भी चला आ रहा है which is justified, which they are able to prove, so that is also going to persist and that is a valid custom and a good custom as well. ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कस्टम जो है एक पर्टिकुलर फैमिली में भी हो सकते हैं, बट ये सारी एसेंशियल कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए।